हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 11 मार्च 2025 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर के एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिया है। आप देखेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर, चाहे प्रश्न लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। सीधा आपके दिमाग में इन प्रश्नों का उत्तर बैठ जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे आप। यदि आप 70 में 70 का टारगेट करना चाहते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में, तो आप इस कोड को याद कर लो। 825 IX कोड का ये वायरल मॉडल पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले, ताकि आप 70 में 70 का स्कोर करने के लक्ष्य को पूरा कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर के 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ में 1 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसलिए कुल 20 नंबर का होगा खंड आ। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपने गोला काला कर दिया सो कर दिया, अब ना तो आपको उसे इस तरह से काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, इस तरह से बिल्कुल दिया गया होगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के 2 प्रकार के प्रश्न हैं। मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न कर दीजिएगा और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते चलेंगे। सबसे पहले खंड आ। अब खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले निर्देश आपको पढ़ना होगा। जो निर्देश दिया होगा उसको, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। यानी जिस प्रश्न में जो ऑप्शन सही होगा आपको OMR शीट में गोला काला करना होगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध
किस देश से था? मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी देश से। ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑटो वान बिस्मार्क जो था वह जर्मनी का जो है एकीकरण करने का जनक कहा जाता है। यानी जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर होगा ऑटो वान बिस्मार्क को। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका यदि किसने निभाई है, यदि प्रश्न आता है, तो उत्तर होगा ऑटो वान बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, सन 1815 ईस्वी में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में। एक प्रश्न और आता है, नेपोलियन का संबंध, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रांस देश से। इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लेना। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध था फ्रांस देश से। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो यहाँ पर विकल्प है, पहला कृषि, दूसरा विकल्प है व्यापार, तीसरा विकल्प है यहाँ पर रक्षा, चौथा विकल्प है शिक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, अमेरिका में। ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था कहाँ पर स्थित थी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन मेरे प्यारे बच्चों है किसका? बाल गंगाधर तिलक जी का। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त होता है? तो वोट डालने का अधिकार भारत में जब कोई पुरुष या महिला 18 वर्ष का हो जाता है, 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है अपनी आयु के, तब वह वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, यानी उसको मताधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। दूसरा विकल्प है, ये भी सही है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ए और बी दोनों सही होंगे, यानी ये दोनों विकल्प क्या हैं? सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा संघ को। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को और तभी से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यानी 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत आज़ाद हुआ था और इसलिए प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, पवन ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, ओडिशा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है? यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, मैंगनीज। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन जो जीवित अवस्था में होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनकी वृद्धि होती है, जिनका विकास होता है, वह होते हैं जैव संसाधन। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो निर्जीव अवस्था में होते हैं, जो ना तो वृद्धि कर सकते हैं और ना ही विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग का अर्थ क्या है? मछली पालन। मछली जो होती है जीवित अवस्था में होती है, उसकी वृद्धि और उसका विकास भी होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इनमें से राज्य है जिसमें सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। यहाँ पर विकल्प आप यहाँ पर ध्यान दें, पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है केरल, चौथा है पंजाब। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से बंगाली क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इनमें से? इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, 33%। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से भी बेहतर स्थिति में है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, खनन कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे खंड बा, जो कि वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे, जिनका प्रश्न जो होगा प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा ताकि आपको रटना ना पड़े। तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 1। एक प्रश्न का उत्तर सीधा आपके दिमाग में बैठेगा। फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसके लिए सबसे जिम्मेदार क्या था? कौन सा कारण था? फ्रांस की आर्थिक स्थिति, क्योंकि जो लुई 16वां था वह फिजूल खर्ची बहुत करता था, जिस कारण से सारा खजाना खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था।
ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया और स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की आर्थिक स्थिति, क्योंकि वहाँ जो राजा था वो बिल्कुल फिजूल खर्ची करता था और इस कारण राजकोष खाली हो गया और यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति हो गई। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अथवा में नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक अथवा का उत्तर। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। नमक सत्याग्रह अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों की शांति पूर्वक क्या करें? अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी डांडी पहुंचे। कब पहुंचे डांडी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और इस प्रकार गांधी जी और उनके 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या 2। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति क्या है? 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप लोग ध्यान दें। भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे 2019 लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14.36% तक ही पहुंची है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों दूसरे का अथवा, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, कह रहा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक अन्य बात कही जा सकती है तथा वह बात अधिक गहरी है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए तथा ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार भी होती है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं।
चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी आप तैयार कर लेना। चलिए बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका। प्रश्नोत्तर संख्या 3 आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर, वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। क्या हैं ये? अल्पजीवी हैं। अयस्क के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा का उत्तर आप लोग ध्यान दें। भारत के विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला सुझाव क्या है यहाँ पर? पहला सुझाव है, सर्वप्रथम भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। जो देश यानी हमारा जो देश है भारतवर्ष, अपने सामान को निर्यात यानी कोई भी सामान है उसे विदेशों में बेचना कम कर देना चाहिए और जो बाहर से खरीदी जा रही हैं चीज़ें उनको भी कम खरीदना चाहिए। दूसरा है, भारत को पेट्रोलियम के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए। यानी भारत में क्या है, पेट्रोल बाहर से आता है, आयात यानी आता है, बाहर से आता है पेट्रोल, इसको कम करना चाहिए तथा इसके स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए। तीसरा, सड़क यातायात एवं रेल यातायात में पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पर इलेक्ट्रिक रेल इंजन और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 4, झूम कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या है? इस कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग को काटकर या जलाकर साफ कर लिया जाता है तथा इस पर कृषि की जाती है, परंतु जब इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को परती छोड़कर नए स्थान पर वनों को साफ कर कृषि की जाने लगती है तथा कुछ वर्षों बाद इस क्षेत्र को भी छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर कृषि की जाने लगती है। कहने का अर्थ है कि इस कृषि में सबसे पहले क्या करते हैं, वनों के किसी भाग को काट देते हैं या उसको जला देते हैं, साफ कर लिया जाता है और इस पर कृषि होने लगती है। परंतु जब इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी वही मिट्टी जब बंजर हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो उसे 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर वनों को काटा जाता है अथवा जलाया जाता है और वहां पर कृषि की जाती है। इस तरह से वहां भी जब वह भूमि क्या हो जाती है, उसकी भी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, तो क्या करते हैं, नए क्षेत्र को चुनते हैं। इसे ही क्या, ये जो है विशेषता है किसकी, झूम कृषि की। दूसरी विशेषता मेरे प्यारे बच्चों है इस प्रकार की, कृषि में मोटे अनाज जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, जिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं और
अगली विशेषता है इस पद्धति के अंतर्गत कृषि खाद्यान्न का उत्पादन कम किया जाता है। अगला है इस कृषि पद्धति में कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि पुराने उपकरणों तथा मानव श्रम का प्रयोग होता है। अगला है इस कृषि पद्धति में सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4 का, अथवा विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का अथवा, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेना। उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। प्रश्न आता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा जिनेवा में। 1995 में 1 जनवरी 1995 में स्थापित संगठन, 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ये भी याद कर लेना आप लोग। के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, वैश्वीकरण आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना तथा विकासशील देशों को वैश्विक प्रणाली में पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो चलिए प्रश्न यहाँ पर 5वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? 1929 ईस्वी में अपने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अपना आदर्श घोषित किया, परंतु यह आदर्श तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक ब्रिटिश सरकार का जोर शोर से विरोध न किया जाए। इस तरह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब? 1930 ईस्वी में। और इस आंदोलन का श्री गणेश महात्मा गांधी की डांडी यात्रा और नमक कानूनों को तोड़कर शुरू किया गया। कई उतार चढ़ाव के साथ यह आंदोलन 1934 ईस्वी तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? 1934 ईस्वी तक। इस आंदोलन को 1934 ईस्वी में वापस ले लिया गया, फिर भी इसने राष्ट्रीय आंदोलन पर अपने गहरे प्रभाव छोड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं निम्नवत हैं। पहला, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और विश्वास का माहौल बना हुआ था। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस से कटे हुए मुसलमान का एक तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। तीसरा, भारत के विभिन्न धार्मिक नेताओं और जाति समूह के नेताओं ने अपनी अपनी मांगें शुरू कर दी, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति इन्होंने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। चौथा, धीरे धीरे हिंदू और मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गए। कई शहरों में सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए, जिससे दोनों समुदायों के बीच फासले बढ़ते गए, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच फासले बढ़ते गए। पांचवा, कांग्रेस ने रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों के डर से दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। छठा है यहाँ पर, गांधी जी ने अछूतों को हरिजन
यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। अगला है, कई दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके, क्योंकि उनकी भागीदारी काफी सीमित थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल रट लेना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा। एक बार जरूर शेयर कर दें आप सभी लोग इस वीडियो को, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और ये मॉडल पेपर भी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी का पश्चिमी देशों के साथ साथ उनके उपनिवेशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रही, अर्थात महामंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव का विवरण इस प्रकार से है। पहला प्रभाव, व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव। तो व्यापारिक क्षेत्र पर आर्थिक महामंदी जो कि 1929 ईस्वी में आई थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? इस समय भारत के कृषि वस्तु निर्यातक देश था। भारत एक होगा, एक कृषि वस्तु निर्यातक देश था। यह तैयार माल दूसरे देशों से आयात करता था। आर्थिक मंदी में भारतीय व्यापारियों को प्रभावित किया। आर्थिक मंदी ने भारतीय व्यापारियों को प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात घटकर आधा रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गिरती कीमतों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और यहाँ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। गिरती कीमतों का प्रभाव जब भारत पर पड़ा तो यहाँ की जो वस्तुएं थी उनकी कीमतों पर भी गिरावट आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की गिरावट दर्ज की गई। अगला है यहाँ पर किसानों की स्थिति पर प्रभाव। किसानों होगा यहाँ पर, किसानों की स्थिति पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक महामंदी का प्रभाव था, इसमें किसानों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसे कृषि उत्पाद एवं निर्मित सामान जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग थी, यानी ऐसे कृषि के उत्पाद और निर्मित सामान जिन्हें विदेशों में, विदेशी बाजारों में ज्यादा जिनकी मांग थी, उनकी मांग में गिरावट दर्ज की गई। जूट और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग घटने से उनका निर्यात बंद हो गया, यानी विदेशों में जूट और पटसन से बनी चीजें जाना बंद हो गई। और क्या हुआ? फलस्वरूप कच्चे पटसन की कीमतें 60% से अधिक गिर गईं। ऐसे में जिन किसानों ने पटसन की कृषि हेतु ऋण यानी कर्ज लिया था, उनकी स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वह पहले से अधिक कर्जदार हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो महामंदी का प्रभाव हुआ था, जिसमें से शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, चलिए यहाँ पर देखें आप लोग। मंदी का शहरी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वहां अधिकतर वेतनभोगी वर्ग के लोग रहते थे या फिर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे, जिन्हें भूमि का लगान प्राप्त होता था। यहाँ पर लगान होगा, लगान प्राप्त होता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा हेतु सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। सरकार द्वारा लगान कम न करने के कारण किसानों की स्थिति विपन्न हो गई। एक और किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल रही थी, तो दूसरी ओर उन पर लगान व ऋण का भारी बोझ था। इस तरह मंदी के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव
था। अगला जो है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पुनर्जीवन। मेरे प्यारे बच्चों, मंदी के दौरान प्रभावित भारत बहुमूल्य धातुओं विशेषकर सोने का निर्यात करने लगा। मंदी के दौरान ही भारत ने अपना सोना विदेशों में बेचना स्टार्ट कर दिया। अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में सहायता मिली। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न का उत्तर। भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी से समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, यानी संघ घोषित कर दिया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संघात्मक शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहली विशेषता है 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। संघ सरकार और राज्य सरकार दो जो है क्या किए गए, दो जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बाद में क्या किया गया, पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी तीसरे स्तर के रूप में जोड़ा गया। अगला है यहाँ पर अगली विशेषता, शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, केंद्र को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगली विशेषता है कठोर संविधान। तो हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। कैसे किया गया है, लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने देखा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता क्या है, शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला कहाँ होगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली विशेषता है भारतीय संघात्मक शासन की वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। अगला है एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। अगला है यहाँ पर अगली विशेषता है राज्यों के अपने संविधान नहीं है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अगली विशेषता क्या है, केंद्रीकृत संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को केंद्रीकृत या एकीकृत संघवाद
कहा जाता है। तो ये विशेषताएं थी मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अथवा में है, इसको भी सॉल्व कराऊंगा। वैसे तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है, लेकिन मैं अथवा वाले प्रश्नों का भी उत्तर आपको बताता चल रहा हूं। भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 6 अथवा। आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता यानी असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। पहला, अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जात या कबीले में ही शादी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तीसरा, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रहीं तथा कुछ को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है व दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। अगला, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। और पांचवा, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर वो यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, जो जातियां पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थीं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। अगला यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, आगे क्या है, आज भी जाति पर आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 7। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय क्या है? मेखला बनाकर, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा उपाय है बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा उपाय है मृदा अपरदन को रोकने का वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर पेड़ों का लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। अगला उपाय है मेरे प्यारे बच्चों, खेतों को पट्टियों में बांधकर। बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कम करती हैं। इस तरीके से कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं, यानी इस तरीके की कृषि को क्या कहते हैं? पट्टी कृषि कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 अथवा ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या 7 अथवा ऊर्जा के वह साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, यानी
दोबारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा आदि। तो सौर ऊर्जा के बारे में आप लोग समझें। यहाँ पर भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अगला है पवन ऊर्जा। ये भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है या साधन है। पवन ऊर्जा का प्रमुख प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र आदि में किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। अगला है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों भूतापीय ऊर्जा। ये भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 8 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और अथवा में भी एक और प्रश्न है। चलिए यहाँ पर समझेंगे तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक अथवा और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को भेजने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सुविधा के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार यानी संवाद या बैंकों से ऋण यानी कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के अलावा सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी आवश्यक सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम, बूथ कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 का अथवा। आप लोग ध्यान दें इस प्रश्न का उत्तर। व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, अतः उपभोक्ताओं का जागरूक होना अति आवश्यक है। उपभोक्ताओं को सूचित करने के कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। जैसे पहला तरीका क्या है? घटिया सामान। कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी धन एकत्र करने के उद्देश्य से घटिया किस्म का माल बाजार में बेचने लगते हैं। दुकानदार भी ग्राहक को घटिया माल दे देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे अधिक लाभ होता है। दूसरा, कम तोलना या मापना। बहुत से चालाक व लालची दुकानदार ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की चीजें कम तोलकर या कम मापकर उनको ठगने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा है अधिक मूल्य। जिन चीज़ों के ऊपर विक्रय मूल्य नहीं लिखा होता, वहाँ कुछ दुकानदारों का यह प्रयत्न होता है कि ऊंचे दामों पर चीज़ों को बेचकर अपने लाभ को बढ़ा लें।
चौथा, मिलावट करना। लालची उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीजों जैसे घी, तेल, मक्खन, मसाले आदि में मिलावट करने से बाज नहीं आते। ऐसे में उपभोक्ताओं को दोहरा नुकसान होता है। एक, उन्हें घटिया माल की अधिक कीमत देनी पड़ती है, दूसरा उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब आप देखोगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न। निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 9A और 9B मानचित्र से संबंधित हैं। यहाँ पर ध्यान दें, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में भरना है इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। 1 नंबर का एक प्रश्न है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं मानचित्र से भी रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करा दूंगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। वह स्थान गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। और वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसी तरह से कुल 5 प्रश्न यहाँ पर भी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुल 10 नंबर के मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से धुआंधार तैयारी करने के लिए बोर्ड परीक्षा 2025 की आप लोग चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।